नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कृषि जगत में किस तरह के सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं और हमारे किसानों की उन्नति के लिए हमारी सरकार किस प्रकार प्रयासरत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास है आज की हमारी इस कड़ी में। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के साथ। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के चलते तमिलनाडु के तटीय इलाकों में जीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ। बता दें आपको कि सीपी संसाधनों में काफी हद तक कमी आ गई और साथ ही साथ सीपी रोजगार से जुड़े हुए लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गईं। लेकिन उन लोगों ने इन चुनौतियों का सामना किया और दौरा किया चेन्नई स्थित केंद्रीय खारा जल जीवन अनुसंधान संस्थान का, और यहाँ का दौरा उनके लिए काफी लाभान्वित साबित हुआ और साथ ही साथ उनको रोजगार का एक नया विकल्प भी मिल गया। आइए इसके संदर्भ में जानकारी के लिए दिखा देते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। जब भी कोई बड़ी तबाही आती है तो जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर देती है। कई बार तो ये जीवन शैली तक को बदल डालती है। दिसंबर 2004 में पानी के पहाड़ जब समुद्र का सीना चीरकर तमिलनाडु की तटीय आबादी में दाखिल हुए तो अपने साथ सब कुछ बहा ले गए। इस घटना से इंसान ही नहीं बल्कि समुद्री जीवन भी प्रभावित हुए बगैर ना रह सका। खास तौर से सीपी संसाधनों में जबरदस्त कमी हो गई। जिन परिवारों की आजीविका सीपी संसाधन पर निर्भर थी, उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। बहरहाल जीवन चलने का नाम है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में एक गांव है कोवलम। यहाँ की एक बस्ती कुंद्राकाडु में रह रहे परिवारों के समूह ने आजीविका के वैकल्पिक साधन अपनाने के बारे में विचार किया। यही विचार उन्हें केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान यानी सीबा ले गई। संस्थान ने समूह को पर्ल स्पॉट फिश के बच्चे पालने की सलाह दी और स्वनिर्धारित वास भूमि पुनरावर्तनशील जल जीव पालन प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया। इसके अलावा समूह के सदस्यों को पर्याप्त रोजगार और आय प्रदान करने के लिए एकीकृत संरचना के रूप में कुक्कुट पालन, मशरूम उत्पादन और किचन गार्डन की इकाइयों की भी स्थापना की। प्रशिक्षण के दौरान समूह को टैंकों में पर्ल स्पॉट फ्राई साइज के बीज का भंडारण, चारा तैयार करना और उसे खिलाना सिखाया गया। साथ ही टैंक की सफाई, उनका रखरखाव, मछली वृद्धि की निगरानी, स्थानीय सजावटी मछली, किसानों और व्यापारियों के लिए मछली के बच्चों की पैकिंग और विपणन करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। सिबा फिश हैचरी ने 1 सेंटीमीटर औसत आकार वाली 2000 पर्ल स्पॉट फ्राई इन्हें दी, जिन्हें कंक्रीट के 4 टैंकों में रखा गया। 52 दिनों के बाद ही मछली का औसत आकार 3.2 सेंटीमीटर और वजन 0.8 ग्राम हो गया। 93.3% की जबरदस्त जीवित दर के साथ कुल 1865 पर्ल स्पॉट मछली के बच्चों का उत्पादन हुआ, जो एक सफल नर्सरी कही जाएगी। इसके साथ ही समूह ने पर्ल स्पॉट बीज पालन तकनीकी से प्रति बैच 9,000 रुपए की आय अर्जित की। समूह ने तमिलनाडु की पल्लेट लेक में 40 पर्ल स्पॉट ब्रूडर्स के जोड़े इकट्ठा किए और इनको सीबा फिश हैचरी में रखा। इससे मछली के 130 छोटे बच्चे प्राप्त हुए। इन छोटे बच्चों को पालकर सजावटी मछली पालकों को बेच दिया गया। पर्ल स्पॉट नर्सरी पालन के अलावा लाभार्थियों ने कुक्कुट पालन की बिक्री से 10 से 12,000 तक की आय और वास भूमि सब्जी पालन से 6,000 रुपए तक की कमाई की। किसान भाइयों बहनों, अगर हमें समय के अनुसार जानकारी हो कि किस तरह के कृषि कार्य करना खेतों में या फिर हमारी फसलों के लिए बेहतर रहेगा, ये हमारी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बनाता है। तो फिर आइए इस माह के कृषि कैलेंडर पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि इस समय कौन से कृषि कार्य करना लाभकारी रहेगा। किसान भाई मार्च के महीने में सब्जियों को चेपा आक्रमण से बचाने के लिए फसल की निगरानी करते रहें। खासकर बीज वाली सब्जियों में कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके बाद कम से कम 1 सप्ताह तक सब्जियों की तोड़ाई का काम टाल दें। किसान भाई इस माह कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई भी कर सकते हैं। बुआई के लिए उन्नत किस्मों और बीजों का चयन कर लें। यह समय लोबिया की बुआई के लिए भी उपयुक्त है।
लेकिन बुआई से पहले लोबिया के बीजों को थीरम या कैप्टॉन से उपचारित करें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों कहते हैं ना कि अगर हम कड़ी मेहनत से लक्ष्य प्राप्ति की ओर लग जाएं तो उसमें हमारी उम्र भी बाधा नहीं बन सकती, और यही उदाहरण सार्थक कर दिखाया है आज की हमारी सफल महिला किसान ने। ये है 105 वर्ष की पपम्मल, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके अथक प्रयासों के लिए ये जैविक खेती से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ इसे बढ़ावा देने के कार्य में भी जुटी हुई हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। पपम्मल 105 वर्षीय तमिलनाडु की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान हैं। पपम्मल अपने उम्र की अपने क्षेत्र की एकमात्र अकेली किसान है जो कि जैविक खेती करती हैं। पपम्मल कृषि के क्षेत्र की अग्रणी मानी जाती हैं। उनके पास 2.5 एकड़ खेत है जिसमें वे प्रतिदिन खेती करती हैं। साथ ही ये तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हैं। पपम्मल जैविक खेती के प्रति बेहद जागरूक हैं। साथ ही इसे बढ़ावा देने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। इनकी जैविक खेती के प्रति रुझान और जैविक खेती को बढ़ावा देने में किए गए सफल प्रयासों को देखते हुए वर्ष 2021 में भारत सरकार इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया था। विरासत में उन्हें एक दुकान मिली जिससे शुरुआत में इन्होंने व्यवसाय किया। उससे जो भी मुनाफा हुआ उससे उन्होंने गांव में लगभग 10 एकड़ जमीन खरीदी और तभी से खेती करना शुरू कर दिया। पपम्मल इस खेत में बाजरा, दलहन और सब्जियों की खेती करती थी। जैविक खेती में पपम्मल शुरुआत से ही गहरी रुचि रखती थी। साथ ही जैविक खेती के विकास के लिए कृषि संस्थानों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में बड़ी उत्सुकता के साथ शामिल होती थी। अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रही थी। 1959 में पपम्मल थेकमपट्टी पंचायत की पार्षद चुनी गई। पपम्मल का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की जा सकती है। इन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को भी जैविक खेती में बढ़ चढ़कर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 105 वर्षीय पपम्मल जैसी सफल महिला किसान खेती से जुड़े सभी प्रगतिशील किसानों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में देखते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हमारे किसानों की यानी कि आप लोगों की खेती किसानी उन्नत हो सके। और बता दें कि इसी दिशा में हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूसा संस्थान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल हुए पंजाब के होशियारपुर से आए किसान। बता दें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें जानकारी दी गई जैविक खेती और साथ ही साथ फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी कि आत्मा के सहयोग से किया गया। आइए इस पर और जानकारी के लिए दिखा दें आपको हमारी ये रिपोर्ट। मैं अपने सभी किसान भाइयों का जो पंजाब से आए हैं, पंजाब के होशियारपुर ज़िले के आए हैं, उनका मैं पूरा दिल्ली के इस पूसा संस्थान में स्वागत करता हूं। पूसा संस्थान में बहुत सारी ऐसी तकनीकें विकसित हुई हैं जिन तकनीकियों के प्रयोग से पंजाब की बहुत सी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ी जो पंजाब की समस्या वो ये है कि वहाँ पर गेहूँ और धान की कटाई के बाद में जो कंबाइन से कटाई होती है उसके बाद में पुराल को जलाया जाता है। जलने की वजह से काफ़ी प्रदूषण होता है और देश के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है। इसके अलावा जो किसान है उसकी जो लागत तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्पादन लागत बढ़ने के साथ साथ में उससे को जितना पैसा मिलना चाहिए अपने उत्पाद से वो नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान की जो आर्थिक हालत है उस पर भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने होशियारपुर जिले के किसानों के लिए ये 3 दिन का प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण के अंदर हम ये चाहते हैं हम जो हमारे किसान हैं उनकी हम ज्ञान के रूप में कैसे उनको सशक्त करें, उनको नई से नई तकनीक को कैसे सिखाया जाए, उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो और जो पंजाब के प्राकृतिक संसाधन हैं उनको किस प्रकार से हम सही प्रबंधन करें जिससे उनको उत्पादन लागत कम हो, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो, उत्पादन ज़्यादा मिले और किसान भाई जो भी उत्पादित करते हैं उसका मूल्य संवर्धन करके अगर बिक्री करते हैं तो उनकी दुगनी आय होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमें इस ट्रेनिंग में जोर दिया है कि किस प्रकार से हम जो फसल अवशेष हैं उनका प्रबंधन कैसे करना है। पूसा संस्थान ने एक वेस्ट डिकम्पोजर विकसित किया है, उसका प्रयोग करके हम गेहूं में, धान में और गन्ने के जो पत्ती वगैरह बच जाती हैं उनको खाद में कैसे परिवर्तित करें, इसके ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया। इसके साथ साथ में पंजाब के जो खेती है इसमें अभी जैविक जो खाद हैं उनका प्रयोग नगण्य के बराबर है, बहुत ही कम हो रहा है। जबकि अगर वो जैविक खादों का प्रयोग करते हैं जिसमें जीवाणु खाद जितने भी हमारे हैं तो उसके प्रयोग से किसान की उत्पादन लागत कम होगी और साथ साथ में उसको ज़्यादा पैदावार मिलेगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। तो हमने इस ट्रेनिंग में उस बात पर भी विशेष जोर दिया है। दूसरी जोर देने की बात यह है कि हमारे जो पंजाब के किसान हैं ये न केवल खेती अच्छी करते हैं बल्कि यहाँ पे पशुपालन भी काफ़ी विकसित है। तो हम ये चाहते हैं कि पशुपालन और खेती इन दोनों का ऐसा संबंध बने कि जो पशुओं का हमें गोबर वगैरह जो पैदा होता है उसको कैसे हम खाद में परिवर्तित करें, उस गैस से गोबर से कैसे गैस बनाएं जो कि हमारा चूल्हा जलाए और न केवल चूल्हा जलाए बल्कि हमारी जो कुट्टी काटने की मशीन उसको भी चलाए, हमारे ट्यूबवेल को भी चलाए और हमें मूल्य संवर्धन के लिए अच्छी किस्म की ऊर्जा मिले। इसके लिए हमने बायोगैस के ऊपर इसमें काफ़ी जोर दिया है और किसानों को प्रोत्साहित किया है। किसान जब तक संगठित नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी कुछ कृषक महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं और एक नई राह दिखाई है। तो हम ये चाहते हैं जो हमारे किसान भाई हैं वो भी अपनी उत्पादक संगठन बनाएं, कंपनी बनाएं, जिसके माध्यम से जो कृषि के उत्पाद हैं खासकर खाद है, दवाइयाँ हैं, बीज है, उनका परचेज करें और साथ में जो किसान का उत्पादन होता है उसमें कैसे मूल्य संवर्धन गाँव में ही करें और कैसे उसका विपणन करें जिससे गांव के लड़कों को रोजगार मिले और किसानों की आमदनी जल्दी से दुगनी हो। इस बात पर भी हमने विशेष जोर दिया है। मैं अपने किसान भाइयों का और ख़ासकर जो कृषि विभाग है होशियारपुर ज़िले का उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने ये हमें मौका दिया, जिस मौके के माध्यम से हम दोनों आपस में मिल पाए हैं और मिल के हम अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें दूरदर्शन का भी विशेष सहयोग रहा है कि दूरदर्शन भी हमारी तकनीकों पर
देश के विभिन्न किसानों तक पहुंचाने के लिए अपार सहयोग करता है। इसके लिए मैं दूरदर्शन की जो हमारी किसान चैनल की टीम है इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने इसको ट्रेनिंग को सफल बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिससे कि किसानों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और वो इस ट्रेनिंग में और अधिक खुश होकर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हुए अपनी भी आमदनी को बढ़ाएंगे, देश के विकास में सहयोग करेंगे और किसानों के विकास में भी सहयोग करेंगे। मैं आप सबका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कृषि में आत्मनिर्भर अभियान के तहत किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ हमारे किसानों की आय को दोगुना बढ़ाने में काफ़ी सहायक साबित होते हैं। बता दें आपको कि हर छोटी से छोटी जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने में इन एफपीओ की अहम भूमिका रहती है और किस तरह से हमारे किसानों के लिए लाभकारी हो सकते हैं अगर हमारे किसान इन संगठनों से जुड़ते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं नेफेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संजीव चड्डा। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। भंडारण के लिए जैसे मैंने कहा कि अभी जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है 1 लाख करोड़ का, उसमें कैसे जो किसानों के समूह हैं, पैक्स हैं, एफपीओज हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो कैसे अपना अपना भंडारण जो है मॉडर्न वेयर हाउस के रूप में बनाएं। उसके लिए हम लोग जो सोसाइटीज़ जो एफपीओज आगे आना चाहते हैं उनको हम डीपीआर बना के उनको बैंक से लोन दिलवा के उसका कंस्ट्रक्शन करा के और उसको हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि भाई हम ये आपका भंडारण यूज़ करेंगे दलहन और तिलहन को स्टोर करने के लिए। तो ये मॉडल जो है ये हेल्प करेगा कि जो फार्म गेट पे गवर्नमेंट की जो चेष्टा है कि फार्म गेट पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, तो ये जो प्रयास हमारा है ये उसकी तरफ है। और जो छोटे फार्मर्स के ग्रुप्स हैं उसको इसमें से इनकम भी मिलेगी। तो 5000 टन का जैसे भंडारण है उसमें 30 से 40 लाख रुपया साल में इनकम होगी और साथ ही साथ उनको दूर जाके स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने गांव में अपने गांव के पास उसका भंडारण कर पाएंगे। ये जो 10,000 एफपीओ बनाने वाली स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की है, इसमें नेफेड को भी एक चौथी एजेंसी के रूप में, नेशनल लेवल एजेंसी के रूप में मनोनीत किया गया है। हमें भी भारत के डिफरेंट जो राज्य हैं उनमें एफपीओ बनाने के लिए टारगेट दिया गया है। तो अभी हमने ये काम शुरू किया है। अभी 135 एफपीओ जो है उसका काम चल रहा है और 75 एफपीओ जो हैं उसके ऊपर काम आने वाले 15 दिन में हम शुरू करेंगे। तो इसमें जो हमारा प्रयास है, क्योंकि हम एक मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो हमने ये देखा है कि जो पहले भी एफपीओ बने थे उसमें जो गैप रहता है वो यही है कि आप एफपीओज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका वैल्यू एडिशन कराना, पैकिंग कराना, मार्केट लिंकेज कराना, तो उसको हम कैसे फिल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग प्रयास रहते हैं कि जो एफपीओज़ हैं और जो उनके डिस्ट्रिक्ट का मेन प्रोडक्ट है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, तो उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको एफपीओज़ को हम कैसे उनका बिजनेस प्लान बनाएं, उनको वैल्यू एडिशन करके कैसे उनको ब्रांडिंग करें वो अपने प्रोडक्ट को, और मार्केट लिंकेज हम अपने रिटेल के थ्रू या B2B के माध्यम से हम कैसे उसको कर पाएँ। जैसे एक उदाहरण है कि हमने शहद के हनी के एफपीओज़ बनाए हैं सबसे पहले भारत में, तो उनको हमने रजिस्टर कराया। अब उनके साथ हम ये एक प्राइस एश्योरेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हम आपसे हनी खरीदेंगे। तो पहले हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि जो भी शहद वो बनाएंगे उसको कैसे वो क्लीन करेंगे, ग्रेड करके पैक करके वो देंगे। तो उसके साथ ही साथ हम सारा शहद जो है उनका लेके उसको पैकिंग करके हम कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो इसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम एफपीओज़ को मार्केट के साथ लिंक कर पाएँ। हमने अभी 2-3 टाइप्स किए हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ किया है, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि जो छोटे समूह हैं उनका जो मार्केट लिंकेज में जो गैप है वो कैसे ब्रिज हो, एक वो हमने किया है। जिसमें ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको भी हम ले रहे हैं, वनवासी हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाले लोग हैं, मेडिसिनल प्लांट्स वाले लोग हैं, उनको हम उसमें जोड़ेंगे। फिर हमने वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसके साथ हमने MOU किया है कि जिसमें
जो भी एफपीओज हैं या सोसाइटीज़ हैं अपना भंडारण व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो हम तीनों मिल के उसको एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, डीपीआर बनाएंगे, बैंक से लोन दिलाएंगे और उनको हेल्प करेंगे कि WDRA स्टैंडर्ड्स का वेयर हाउस कैसे बने। और फिर हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है कि हम साइन करेंगे एग्रीमेंट कि हम इस भंडारण को यूज़ करेंगे 10 साल के लिए। तो जो पहले नहीं होता था, क्योंकि भंडारण तो बहुत बना लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता था, यूज़ नहीं होता, तो अभी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है वो एग्रीमेंट करेगी कि वो इसको यूज़ करेंगे और मैनेज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो छोटे ग्रुप्स हैं इनको एक अश्योर्ड इनकम मिलती रहेगी। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि हमारे देश की जो सरकार है वो कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है और इसी दिशा में पिछले साल कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है जो फसल की कटाई उपरांत उपयोग में लाना है। किस तरह से ये कोष हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभा सकता है, आइए दिखाते हैं आपको। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंच सके घर बैठे बैठे ही, इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कई मोबाइल ऐप्स विकसित की हैं और उन्हीं में से एक मोबाइल ऐप के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आइए जानते हैं कौन सी मोबाइल ऐप है जिसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। कृषि ज्ञान मोबाइल ऐप ग्रामीण इलाकों और किसानों तक कृषि संबंधी जानकारियां पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। ये किसानों को कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और खेती संबंधित प्रश्न पूछने के लिए सक्षम बनाता है। ये किसानों को फसल उत्पादन और प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करने और विपणन के बाद फसल से संबंधित मुद्दों में मदद करता है। इसका उपयोग पशुधन उत्पादन, प्रबंधन और मशरूम, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसे विभिन्न आर्थिक उद्यमों को लेने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता कटाई, खेती की फसलों और सब्जियों, साथ ही पशुचारे से संबंधित जानकारी और चित्र अपलोड कर सकते हैं।
अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है सोशल मीडिया अपडेट्स पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कृषि के क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने 43 रूटों पर 377 रेल सेवाएं संचालित की हैं और ये हमारे किसानों के लिए किस तरह से लाभान्वित साबित हो सकती हैं, दिखाते हैं आपको। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल प्रतिबद्ध है। किसानों को देश और विदेश में नए बाजार मिलें, इसके लिए रेलवे लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों की एक झलक है पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से बांग्लादेश के दर्शना तक 42 वैगन चावल का लोड किया जाना। मध्य पूर्वी देशों में निर्यात के लिए आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक 977 टन केलों की लोडिंग। असम के डिब्रूगढ़ से हैदराबाद, तेलंगाना तक 23 टन अदरक का परिवहन। इतना ही नहीं, रेलवे के सहयोग से आंध्र प्रदेश के रेड्डीपालेम से तमिलनाडु के नामक्कल तक 1300 टन ज्वार का परिवहन किया गया। साथ ही कृषि सप्लाई चेन को मजबूती देते हुए तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के लिए 21 वैगन फर्टिलाइजर भी लोड किया गया। भारतीय रेल समृद्धि की वाहक। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।